हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास स्पेशली किसके लिए है? ये हमारी क्लास स्पेशली उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं एग्ज़ाम में पूरे नंबर। मैं शानदार क्लास रात्रि 8 बजे लेकर आता हूँ। आप सभी लोग जुड़ जाइए, बहुत बेहतरीन। चलिए, सभी लोग किसी का भी एग्ज़ाम देते हो, टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, फॉरेस्ट गार्ड, किसी का भी एग्ज़ाम, ऑल एग्ज़ाम के लिए हमारी ये क्लास रहती है। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गमाए स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइए, पहला प्रश्न बताइए, हमारा पहला प्रश्न बताइए, बहुत शानदार जवाब दीजिए। बताइए, दिए गए विकल्प में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है, उस विकल्प का चयन करिए। कौन सा विकल्प है जिसमें विराम चिन्हों का प्रयोग सही है? बिल्कुल सही जगह, उचित स्थान, जहां विराम चिन्ह का होना चाहिए वहीं विराम चिन्ह आए हैं। कौन सा स्थान है? ऑप्शन सी, जीना मरना। कौन सा सही होगा सर? ऑप्शन सी शुद्ध है, बिल्कुल सही है। जीना मरना, दुख सुख। देखिए, जीना मरना, फिर थोड़ा रुके तो एक विराम, रुकने का मतलब है अल्प विराम। सुख दुख, फिर थोड़ा रुके तो अल्प विराम आ गया। हानि लाभ और होनी, यहाँ थोड़ा रुके अल्प विराम आ गया। अनहानि अनहोनी, अनहोनी लगे ही रहते हैं और पूर्ण विराम बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन सी। यहाँ देखिए, यहाँ अर्ध विराम है। यहाँ देखिए लाभ और कहाँ पे गलती? जीना मरना, यहाँ जीना में भी है, मरना, जीना मरना एक है, यहाँ पे रुकना चाहिए। यहाँ जीना पे भी रुक रहा है, मरना पे भी। ऑप्शन सी सही होगा। जब हिंदी व्याकरण में कहीं पढ़ते समय थोड़ा रुकते हैं तो वह इस बात का सूचक है कि वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अल्प विराम का। चलिए दूसरा प्रश्न बताइए। बताइए, दिए गए शब्द के उस विकल्प का चयन कीजिए जो संबंधित शब्द का अर्थ नहीं है। टीका है जो टीका का कौन सा अर्थ नहीं है? बताइए। टीका के कोई 3 अर्थ हैं, एक अर्थ नहीं है। क्या आपको पता है? बहुत बढ़िया। टीका का अर्थ होता है सर तिलक होता है। टीका का मतलब होता है व्याख्या करना। टीका का मतलब फलदान भी होता है। टीका का मतलब आडंबर नहीं होता। आडंबर मतलब होता है ढोंगी। क्या होता है? ढोंगी होता है। आडंबर होता है दिखावा करने वाला। चलिए आगे बढ़ जाइए। हमारा तीसरा प्रश्न है, जवाब दीजिए। बताइए, ऊधो मोह ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कमरी और द्रोमन की छाई, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? बताइए। कौन सा रस है? सर ये वियोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है। ऑप्शन ए यहाँ वियोग श्रृंगार होगा। और चलिए अगले प्रश्न पर जवाब दीजिए। मैंने यह कुर्सी 100 रुपए की खरीदी है, इस वाक्य में दोष क्या है? ये जो वाक्य लिखा है इसमें क्या दोष है? बताइए। मैंने यह कुर्सी 100 रुपए की खरीदी है। सर इसमें विशेषण का दोष है, क्रिया का, परिसर्ग का, या फिर क्रिया विशेषण का? किसका दोष है? सर यहाँ दोष है परिसर्ग का दोष है। परिसर्ग का मतलब है कारक चिन्ह। यहाँ इस वाक्य में कारक चिन्ह सही जगह नहीं आया। मतलब ये मैंने यह कुर्सी 100 रुपए की नहीं होना चाहिए, 100 रुपए में खरीदी है, की जगह में। और ये परसर्ग गलती है, कारक चिन्ह से संबंधित गलती है। कारक चिन्ह को ही परसर्ग कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न बताइए।
बताइए लिंग की दृष्टि से दही शब्द है, बताइए। बहुत शानदार। लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है? सर दही कैसा शब्द है? दही, दही तो पुल्लिंग शब्द है। मेरा दही, मेरा दही, दही एक पुल्लिंग शब्द है। और चलिए आगे बताइए, हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है? हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया। अंग और आहा को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। इन्हीं को अयोगवाह और इन्हीं को नपुंसक वर्ड भी कहते हैं। अंग और आहा को अयोगवाह और नपुंसक वर्ड भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर जवाब दीजिए। जिसके सर पर चंद्रमा हो उसके लिए एक वाक्य क्या आएगा? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जिसके सिर पर चंद्रमा हो वह क्या है? वह चंद्रशेखर है, वह चंद्रशेखर है। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए, शानदार प्रश्न है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? सर 1961 में हुई थी, 1961 में हुई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न बताइए। आज प्रश्नों का लेवल फिर से बहुत अच्छा है, सभी लोग क्लास को शेयर करिए। चलिए बढ़ जाइए। नीचे दिए गए पंक्तियों के सामने उनके अर्थ लिखे हैं, इनमें से एक गलत अर्थ वाली पंक्ति छांटिए। अच्छा, मुहावरा दिया गया है और उसका अर्थ, तो किस मुहावरे का अर्थ सही नहीं है बताइए। देखिए, लंगोटी में फाग खेलना, दरिद्रता में आनंद, ये बिल्कुल सही है। गाल बजाना, डींग मारना, ये भी सही है। पटरी बैठना, मेरी उससे पटरी बैठती है। विचार मिलना और कौड़ी का तीन बहुत अच्छा होना, ये गलत है। कौड़ी का तीन होना बहुत बेकार होना। ऑप्शन डी, कौड़ी का तीन का अर्थ बहुत अच्छा होना नहीं होता। कौड़ी का तीन होता है बहुत घटिया इंसान, बहुत ही बेकार। तो ऑप्शन डी इसका अर्थ सही नहीं लिखा, ऑप्शन डी। चलिए 10वां प्रश्न बताइए क्या है? सर 10वां प्रश्न क्रम से लगाने हैं, क्रम से लगाना है। ये प्रश्न छोटा है, छोटा प्रश्न है। देखिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं बता देता हूँ। पहले आएगा कहानी आधुनिक साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा है। फिर क्या आएगा? फिर देखिए ये बड़ा क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट इसका आंसर आपको क्या बता दूं। चलिए आंसर होगा इसका डी, पहले ओआ आएगा, पहले ओआ। देखिए लोकप्रिय विधा है, इसका लक्ष्य किसी पात्र, घटना, भाव, संवेदना आदि की मार्मिक अभिव्यंजना करना होता है। फिर क्या आएगा? फिर या आएगा, या आएगा। इसका शीर्षक आकर्षक तथा रोचक होता है तथा कहानी के मूल भाव अथवा संवेदना की व्यंजना करने में असमर्थ है। तो इस प्रकार इनका क्रम आएगा। आंसर डी बता दिया, आप देख लेना, ठीक है। क्योंकि बड़ा है इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वैसे तो मिलान वाले जो क्रम वाले होते हैं वो छोटे छोटे वाक्य आते हैं, यहाँ बड़ा है, इसको आज स्किप कर दो। चलिए 11वां करिए। दिए गए शब्द का अर्थ भेद का चयन कीजिए। चंट और चंड में कौन सा अलग है बताइए। चंट और चंड में क्या है? सर चंट मीन्स होता है चतुर और चंड मीन्स होता है क्रोधी। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। और चलिए बताइए कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? सर भ्रमर का कौन सा पर्यायवाची नहीं है?
बहुत बढ़िया। भ्रमर को अली कहते हैं, भ्रमर को मधुकर कहते हैं। षष्ठ पद भी 6 पैर होते हैं भंवरे के, इसे षष्ठ पद भी कहते हैं। लेकिन भ्रमर को प्रभाकर नहीं कहते। प्रभाकर किसका पर्यायवाची है? ये सूर्य का पर्यायवाची है, ऑप्शन डी। और आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न बताइए कि इनमें से एक उपसर्ग नहीं है, बताइए कौन सा है जो उपसर्ग का काम नहीं करता? प्रत्यय का करता होगा। अगर उपसर्ग का काम नहीं करता तो है प्रत्यय का। सर आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, जैसे सनाथ का अनाथ है ना, मार्ग का कुमार्ग, ये भी उपसर्ग है। और ये प्रमाण सा प्रमाण, तो ये भी उपसर्ग है। लेकिन ता एक प्रत्यय है, जड़ में लगा दो तो जड़ता, मानव में ता लगा दो तो मानवता, मित्र में ता लगा दो प्रत्यय तो मित्रता, क्योंकि ये प्रत्यय पीछे जुड़ता है। तो ता एक प्रत्यय के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन डी। चलिए आगे और हमारा अगला प्रश्न बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए 14वां प्रश्न बताइए। उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? ऐसा शब्द बताइए जिसमें उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय का नहीं, सिर्फ उपसर्ग का प्रयोग हुआ हो, बताइए बताइए। बहुत बढ़िया सर। देखिए, चढ़ावा में आवा, चढ़ाई में आई, इन दोनों में प्रत्यय आया है। डूबता में ता प्रत्यय है, बहता में ता प्रत्यय है, सर इसमें भी प्रत्यय आया है। छलावा में आवा, भुलावा में आवा प्रत्यय है, सर तो उपसर्ग कहाँ है? आहार में, हार में आ उपसर्ग है और हार में वी उपसर्ग है, ऑप्शन ए। ऑप्शन कौन सा होगा? ए सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए देख लीजिए, ऑप्शन ए में उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। 15 से 16 विलोम शब्द उसके नीचे दिए गए हैं, बताइए बताइए लघु का विलोम शब्द क्या है? क्या आपको पता है? क्या आपको पता है लघु का विलोम क्या है? लघु का विलोम क्या होता है? लघु का विलोम गुरु होता है। लघु का विलोम गुरु होता है, ऑप्शन सी सही है। और अगला प्रश्न बताइए कि जड़ का विलोम क्या है? जल्दी से जवाब दीजिए। सर जड़ का विलोम क्या है? जड़ का विलोम चेतन होता है। जिन लोगों ने विलोम शब्द नहीं किए, हमने रात्रि 9 बजे वाली क्लास में करवाए हैं, कर लीजिए, बहुत बेहतरीन। उसी क्लास से विलोम शब्द है। जड़ का विलोम चेतन है। और चलिए अगला प्रश्न बताइए। वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, बताइए बताइए। जिसकी आशा ना की गई हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? बताइए जिसकी आशा ना की गई हो वह क्या है? वह अप्रत्याशित है। जिसकी आशा ना की गई हो वह अप्रत्याशित है। चलिए, और जो आशा से परे हो वह आशातीत है। तो जिसकी आशा ना की गई हो वह अप्रत्याशित है। वाक्यांश के लिए एक शब्द मैं रात्रि 9 बजे करवा रहा हूं, बेहतरीन 200 वाक्यांश, आप जुड़ जाइए रात्रि 9 बजे। चलिए, पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान क्या कहलाता है? यदि पृथ्वी के तीनों ओर पानी भरा हो तो वो स्थान क्या कहलाएगा? अच्छा, तीनों ओर पानी भरा है तो क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप कहलाएगा। और पृथ्वी के चारों ओर पानी भरा हो तो वह द्वीप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्वीप कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, बताइए हमारा 19वां प्रश्न क्या है? शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य का चयन करिए, कौन सा शुद्ध है, बताइए। देखिए, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। कलाओं ऐसे नहीं लिखा जाता, कलाओं गलत लिखा है। कलाओं यहाँ बनेगा या। कलाओं, साहब ने किसी को अंदर ना जाने दिया जाए,
साहब ने किसी को अंदर नहीं जाने दिया, जाने दिया जाए, ये क्या मतलब है? ये भी गलत है। और सी वाला, इस मोहन की आयु 20 वर्ष है। इस मोहन नहीं, मोहन की आयु 20 वर्ष है। तो शुद्ध कौन सा है? डी वाला शुद्ध है। यही बचा है, यही शुद्ध है। वे चाहे भले ही ना आए परंतु तुम्हें आना होगा। ऑप्शन डी शुद्ध है, ऑप्शन डी। और चलिए अगले प्रश्न पर जवाब दीजिए कि खलिक बारी किसकी रचना है? बहुत बढ़िया। खलिक बारी किसकी रचना है? अमीर खुसरो की है। किसकी रचना है? अमीर खुसरो की है। और बताइए, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बताइए उपन्यास जीवनी परक है। कौन सा उपन्यास है जो जीवनी परक है? जवाब दीजिए। खंज नयन, ये उपन्यास जीवनी परक है। बहुत बेहतरीन, ऑप्शन ए सही होगा। और 22वां प्रश्न क्या है कि संसद से सड़क तक की रचनाकार कौन है? एक रचना है संसद से सड़क तक, ये किस कवि ने लिखी है? किसकी रचना है? ये धूमिल की है। धूमिल एक कवि हुए हैं, इन्होंने एक रचना लिखी है जिसका नाम है संसद से सड़क तक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बताइए। बताइए बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? बहुत बढ़िया। बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? लिपि। लिपि ऐसे लिखा जाएगा। ऑप्शन सी वाला लिपि शुद्ध है, ऑप्शन सी वाला। और चलिए 24वां प्रश्न बताइए। बताइए परिषद और परिषिक्त में कौन सा सही अर्थ है? इन शब्दों का कौन सा सही अर्थ है? जवाब दीजिए। परिषद का मतलब है परिषद का सदस्य और परिषक्त का मतलब है सींचा गया। परिषक्त का मतलब क्या है? सींचा गया। ऑप्शन सी सही होगा। आज के प्रश्नों का लेवल बहुत हाई है। चलिए बहुत टफ है कुछ प्रश्न कठिन है। बताइए क्या है? निर्देश पढ़िए। दिए गए शब्द के लिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो संबंधित शब्द का अर्थ नहीं है। अच्छा, ठाकुर का अर्थ क्या नहीं है? बताइए। सर भगवान को भी कहते हैं ना, श्री कृष्ण को कहते हैं ठाकुर जी। ठाकुर भगवान का भी अर्थ है। स्वामी को भी ठाकुर कहते हैं। ठाकुर एक जाति विशेष भी होती है, लेकिन सेवक को ठाकुर नहीं कहते। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए हमारा 26वां प्रश्न है, जवाब दीजिए। बताइए बताइए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, जवाब दीजिए। दिए गए प्रश्न के जिस विकल्प में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ उसका चयन करिए। किसमें विराम चिन्ह सही है? बताइए किसमें विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? इसमें तो विराम चिन्ह है ही नहीं। इसमें ये वाला विराम चिन्ह कभी नहीं आएगा, ये तो आता ही नहीं है। अब देखिए राम की पत्नी, यहाँ विराम चिन्ह नहीं आएगा, सी वाला शुद्ध है। राम की पत्नी, यहाँ विराम चिन्ह। दोनों बच्चे और नौकर घूमने गए हैं। ऑप्शन सी ये बिल्कुल शुद्ध लिखा है। चलिए बताइए 27वां प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो संबंधित शब्द का अर्थ नहीं है। बताइए। संबंधित शब्द का जो अर्थ नहीं है, जलज का क्या अर्थ नहीं होता? बताइए। जलज का क्या क्या मतलब होता है? सर कमल को जलज कहते हैं। शंख जल में मिलता है, ये भी जल से उत्पन्न है जलज। मछली भी जल में उत्पन्न होती है जलज। लेकिन कपोत मीन्स जलज नहीं होता, ये जलज का नहीं है। कपोत को कबूतर कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। और चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बताइए। बताइए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं।
में अलंकार कौन सा है? बताइए सर कौन सा अलंकार है? यहाँ यमक अलंकार है। एक शब्द दो बार आ रहा है, बेर और बेर, और इन दोनों का अर्थ अलग है। एक बेर मीन्स है बेर का फल, एक बेर मीन्स है 3 बार 3 टाइम। तो एक मीन्स है बेर का फल और एक बेर मीन्स है 3 बार 3 टाइम्स। तो ऑप्शन सही होगा सी, बेर के अर्थ अलग हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द आए एक जैसे, अर्थ अलग हों तो यमक अलंकार। 29वां सवाल बताइए, शुद्ध वाक्य छाटिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? बताइए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? जवाब दीजिए सर कौन सा है? हरे भरे लहराते खेत, हरे भरे लहराते खेत। ऑप्शन बी, हरे भरे लहराते खेत। पहले विशेषण आएगा फिर संज्ञा, हरे भरे लहराते खेत। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आपके लिए कुछ आज नए प्रश्न जरूर होंगे, जरूर नए प्रश्न थे एक दो। चलिए निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? बताइए। विकारी शब्द कौन सा है? लड़का एक विकारी शब्द है। लड़का कैसा शब्द है? एक विकारी शब्द है। अच्छा, विकारी शब्द क्या होते? जिनके स्त्रीलिंग पुल्लिंग बन जाएं, जिनको एक वचन बहुवचन में बदला जा सके, वह विकारी होते हैं। लड़का का बहुवचन बनाया जा सकता है। आज का नहीं बनेगा, ना यथा का बनेगा, ना परंतु का। ये एक वचन बहुवचन में नहीं बदलेंगे, इसलिए इनको अविकारी और लड़का को विकारी कहेंगे। ऑप्शन डी। और आज का आखिरी प्रश्न जवाब दीजिए। आज का आखिरी प्रश्न, आज इतने ही प्रश्न कराऊंगा, 31 प्रश्न। चलिए आगे बढ़ जाइए। हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? बताइए। हिंदी में स्वर कितने प्रकार के? तो देखिए अब कंफ्यूजिंग होगी सर, स्वर के 3 भेद भी होते हैं, 4 भेद भी। तो पूछा जाए हिंदी में कितने प्रकार के स्वर, या पूछे हिंदी में मुख्य स्वर कितने, तो 3 बताने हैं, 3 प्रकार के। लेकिन पूछा जाए कुल स्वर कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन से 3 प्रकार? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। चलिए ऑप्शन सही होगा सी, ऑप्शन सही होगा सी। चलिए आज हमारी क्लास समाप्त होती है। 30-31 बेहतरीन प्रश्न हम लोगों ने किए। चलिए तो मिलते हैं कल इस क्लास में फिर से रात्रि 8 बजे नए बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।